मुद्रा राक्षस और जादुई घड़े। ये कवर चित्र है दोस्तों। कर्णपुर राज्य की राजकुमारी कनक सुंदरी अत्यंत रूपवती थी, साथ ही बुद्धिमान भी बहुत थी। जब भी उसके पिता करिदेव करिट देव किसी उलझन में फंसते तो कनक सुंदरी बड़ी बुद्धिमानी से उसकी समस्या का सुझाव देती। राजा करिट देव अपनी पुत्री पर बहुत नाज करते थे। बेटी, हमें गर्व है तुम जैसी बहादुर और बुद्धिमान पुत्री हमारे कुल में उत्पन्न हुई। हम लोग तुम्हारी बुद्धिमानी और बहादुरी की चर्चा हम हमसे करते हैं तो हमारी छाती गर्व से फूल जाती है। पिताजी महाराज, आप तो व्यर्थ में मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा न हो किसी व्यर्थ प्रशंसा से मेरा दिमाग खराब हो जाए। बेटी बेटी महाराज ठीक कह रहे हैं, तुम हो ही प्रशंसा करने योग्य। एक दिन राजकुमारी कनक सुंदरी शिकार करने वन गई। घोड़ा बुरी तरह हाँफ रहा है और प्यासा है। वह घोड़े को नदी की ओर तरफ ले गई और प्यासा घोड़ा अपने पानी पीने लगा। तभी, कौन हो तुम जो इस घोड़े को पानी पिला रही हो? आवाज सुनकर कनक सुंदरी पलट कर देखा। आप इस प्रकार पूछने वाले कौन होती हैं? मैं कोई भी हूँ, लेकिन तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए, यह नदी प्रीतनगर की सीमा में बहती है और मुझे प्रीतनगर का निवासी प्रीत नहीं हो रही नहीं हो सकती रही है। तो सुनो, मैं कर्णपुर की राजकुमारी कनक सुंदरी हूँ। मेरा घोड़ा प्यासा था। मैं क्या प्यासे पशु को पानी पिलाना अपराध है? पानी पिलाना तो अपराध नहीं है, पर कर्णपुर और प्रीतनगर के राजाओं में शत्रुता है। इसके कारण आपका प्रीतनगर की सीमा में प्रवेश करना अपराध माना जाएगा। मैं चाहूँ तो दंड के रूप में आपका यह घोड़ा छीन सकता हूँ। अच्छा, जरा घोड़ा छीन कर दिखाइए। कहते हुए राजकुमारी कनक सुंदरी ने अपनी तलवार खींच ली। यह देख, आज तक कानों से ही बहादुरी के बारे में सुना था, आज प्रथम बार आंखों से देख लिया। ने के पश्चात विश्वास हो गया। आप बहादुर होने के साथ साथ निडर भी हैं। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। मुझे क्षमा करने वाले कौन हो? मैं प्रीतनगर का राजकुमार जयसिंह हूँ। ओह, तो यह वह जयसिंह है जिसकी शूरवीरता के चर्चे चारों ओर फैले हुए हैं। फिर कनक सुंदरी ने जयवीर को कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से जाने लगी। राजकुमारी, जरा रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कनक सुंदरी रुक गई। राजकुमार, कनक सुंदरी, तुम्हें भेंट करके मेरी बहुत इच्छा थी, आज वह इच्छा पूरी हो गई। मेरी एक इच्छा और है, यदि तुम चाहो तो वह भी इच्छा पूरी कर सकती हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या इच्छा किस प्रकार पूरी कर सकती हूँ? तुम्हारी कौन सी इच्छा है? राजकुमारी जी, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन यह कैसे हो सकता है राजकुमार? थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था हम शत्रु हैं। दरअसल शत्रु मैं और आप नहीं, हमारे पूर्वज थे। हम दोनों चाहें तो उनकी शत्रुता मित्रता में बदल सकते हैं। जयसिंह की बात का मतलब समझा राजकुमारी कनक सुंदरी से मुंह पर लाली तैर गई। तुमने शर्माने को क्या मैं स्वीकृति समझो राजकुमारी? जयसिंह की बात सुनकर कनक सुंदरी पर के उठाई। राजकुमार, आपको पति के रूप में वर्ण कर कर मुझे प्रशंसा होगी, लेकिन फिर भी यह संबंध मेरे पिताजी को स्वीकृत से हो सकता है। मैं यहाँ से जाकर उनसे आपके बारे में बात बताऊंगी। यदि वह सहमत हो गए तो दूत द्वारा आपकी स्वीकृति की सूचना भिजवा दूंगी। ठीक है राजकुमारी, मैं अभी आपके राज्य में अपने पिताजी को समझाने का प्रयास करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम दोनों अपनी पुरानी शत्रुता भूलकर हमारा विवाह अवश्य कर देंगे। कनक सुंदरी उसी बात समय राजकुमार जयसिंह से विदा ली और अपने राज्य की ओर लौट गई। उधर राजकुमार जयसिंह अपने राज्य में वापस लौटा, सीधा अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो युवराज, क्या बात है? पिताजी महाराज, मैं कर्णपुर की राजकुमारी कनक सुंदरी से विवाह करना चाहता हूँ।
क्या कह रहे हो राजकुमार? कनक सुंदरी से तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? वह हमारे शत्रु की बेटी है। पिताजी महाराज, पूर्वजों से चली आ रही शत्रुता आप मिटाना क्यों नहीं चाहते? दोनों दोनों राज्य की आपस में शत्रुता का फायदा उठाकर आसपास के छोटे मोटे राजा समय समय पर हमला करते रहते हैं। पिताजी महाराज, इस शत्रुता को मिटाकर हमारा नुकसान नहीं फायदा ही होगा। राजकुमारी कनक सुंदरी बहुत बहादुर और साहसी है। हम जानते हैं कनक सुंदरी बहुत बुद्धिमान है, पर क्या राजा कृतदेव अपनी पुत्री का विवाह अपने जाने दुश्मन की पुत्र के साथ करने को तैयार होगा? आपकी स्वीकृति से पहले आपकी स्वीकृति महाराज आवश्यक है। आप उसकी स्वीकृति से पहले आपकी स्वीकृति आवश्यक है पिताजी महाराज। तो सुनो, अगर राजा कृष्ण स्वयं अपनी पुत्री की रिश्ता लेकर हमारे पास आए तो यह रिश्ता स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा नहीं। उधर कनकपुर में राजमहल में महारानी राजकुमारी कनक सुंदरी जब से शिकार पर वापस लौटी है, कुछ गुमसुम सी है। क्या आपने अपनी मुझे उदासी का कारण बताया? नहीं महाराज। तो जाओ जाकर कनक सुंदरी से उसकी उदासी का कारण पूछो। हम वह हमें सूचना दो। जी जी महाराज। महारानी रूप सुंदरी ने उसी समय कनक सुंदरी के पास पहुंची। माँ, आप बेटी, क्या बात है? तुम शिकार करने के लौटी हो, तब से एक बार भी तुम्हारे कक्ष से बाहर नहीं निकली। तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है। क्या ऐसा लगता है जैसे तुम किसी देड़ बुन में हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको वहम हुआ है। बेटी, मेरी अनुभवी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम जरूर कोई बात मुझसे छिपा रही है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं रहा? यह बात यह आप क्या कह रही हैं माँ? तो फिर बताओ, आखिर कौन सी वजह है जिसके कारण तुम इस प्रकार अपने कक्ष में गुमसुम सी पड़ी हुई हो? तो सुनो माँ, मैं अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है। क्या? कौन है वो? माँ, वह प्रीतगढ़ का राजकुमार जयसिंह है। लेकिन प्रीतगढ़ वाले से तो हमारी खानदानी शत्रुता है। भला उस घराने में तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? माँ, मैं एक भारतीय नारी हूँ। भारतीय नारी एक बार अपने आप को पति एक बार जिसको अपना पति मान लेती है उसका पति बन सकता है। मेरा विवाह यदि होगा तो केवल राजकुमार जयसिंह से, अन्यथा मैं अजन्म कुंवारी रहूंगी। ओह! चिंता में डूबी महारानी रूप सुंदरी राजा कृष्णदेव के पास पहुंची और सारी बात बताई। क्या कहा? राजकुमारी कनक सुंदरी प्रीत नगर के राजकुमार से विवाह करना चाहती है? जी हाँ। इसका मतलब यह है कि राजकुमारी कनक सुंदरी हमारे लाड़ प्यार ने गलत फायदा उठाया। वह हमारे शत्रु बेटे से विवाह करना चाहती है। ऐसा कदापि नहीं होगा। महाराज, कनक सुंदरी बहुत जिद्दी है। वह जान पर खेल जाएगी, पर वह अपनी जिद से नहीं हटेगी। महारानी, ऐसी जिद्दी लड़की को हमें कोई परवाह नहीं। बेशक वह मर जाए, पर हम उसकी बात कभी नहीं मानेंगे। महाराज, उस शाम भोजन लेकर दासी राजकुमारी कनक सुंदरी के कक्ष में पहुंची। भोजन वापस ले जाओ, मुझे भूखा नहीं है। जी राजकुमारी जी। दासी भोजन वापस ले गई। इस प्रकार धीरे धीरे 5 दिन बीत गए, लेकिन कनक सुंदरी ने भोजन ग्रहण नहीं किया। छठे दिन भूख के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी। राजवैद्य ने निरीक्षण किया। राजवैद्य, जैसा हमारी बेटी को बचा लीजिए। महाराज, राजकुमारी को कोई रोग नहीं है। अगर इसे भोजन ग्रहण कर ले तो यह इसकी हालत ठीक हो सकती है, अन्यथा नहीं। राजवैद्य के परामर्श पर कृष्णदेव ने कनक सुंदरी से कहा, बेटी कनक सुंदरी, उठो, थोड़ा सा भोजन कर लो। पिताजी, जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे, अन्न का एक मुंह में टुकड़ा भी नहीं डालूंगी, कहकर कनक सुंदरी ने आंखें बंद कर ली। तब राजवैद्य के इशारे पर राजा कृष्णदेव कक्ष से बाहर आए। महाराज, अगर आप आज शाम तक राजकुमारी कनक सुंदरी को अनजन ग्रहण नहीं करा तो वह बचेगी नहीं। ऐसी अवस्था में आप राजकुमारी जी की इच्छा मान लीजिए। ओ, यह कनक सुंदरी ने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं मान सकता। सोच लीजिए महाराज, राजकुमारी आपकी इकलौती संतान है। ऐसी विदुषी और बहादुर लड़की आपके कुल में पुनः जन्म नहीं लेगी। राजवैद्य जी, कनक सुंदरी के
प्रीतनगर के युवराज से विवाह करना चाहती है और प्रीतनगर वाले हमारी पुरानी शत्रुता है। आप ही बताइए, शत्रु के बेटे से हम राजकुमारी का विवाह कैसे कर दें? महाराज, शत्रुता को भुला दीजिए। जैसे भी हो, राजकुमारी कनक सुंदरी के प्राण बचाने की कोशिश कीजिए। राजवैद्य के बहुत समझाने पर कृतदेव कनक सुंदरी के पास आया। बेटी, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा विवाह राजकुमार जयसिंह से ही होगा। आप सच कह रहे हैं पिताजी महाराज? हाँ बेटी, अब जल्दी से उठो और अन्न जल ग्रहण करो। जी पिताजी महाराज। राजकुमारी कनक सुंदरी झटपट उठी और भोजन ग्रहण किया। दूसरे दिन राजा कृतदेव प्रीतनगर पहुंचे। प्रीत सिंह जी, हम अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर आए हैं। पुरानी शत्रुता भुलाकर अपनी पुत्र वधु बनाना स्वीकार कीजिए। हमें यह रिश्ता स्वीकार है कृतदेव जी। दोनों आपस में गले मिले। आज से हम पुरानी शत्रुता भुलाकर संबंधी बन गए। कनक सुंदरी जैसी पुत्र वधु पाकर हम बहुत प्रसन्न है कृतदेव जी। फिर उचित शुभ मुहूर्त पर राजकुमारी कनक सुंदरी और युवराज जयसिंह का विवाह हो गया। राजकुमारी कनक सुंदरी दुल्हन बनकर प्रीतनगर आ गई। जिस दिन कनक सुंदरी वधु बनकर प्रीतनगर आई, उसी दिन प्रीतनगर के राजा ने न्याय करने के लिए एक विचित्र मामला आया। महाराज, हम 4 भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय विचित्र प्रकार की वसीयत की है। हम समझ नहीं पा रहे कि वसीयत के अनुसार हम चारों में आपस में बंटवारा किस प्रकार हो। हमारा न्याय कीजिए। राजा प्रीत सिंह ने आदमी को वसीयत लेकर पढ़ी। मैं सेठ मुकुंद दास होंसो आवास में यह वसीयत कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के पास अगर मेरे चारों पुत्र में नहीं बने तो वसीयत के अनुसार बंटवारा कर सकते हैं। मेरी हवेली का आंगन में स्थित चारों खंबे के नीचे चारों पुत्रों की संपत्ति अलग अलग घड़े में दबी हुई है। उत्तर दिशा की ओर वाले खंबे में नीचे बड़े बेटे की संपत्ति, दक्षिण दिशा में नीचे उसे छोटे वाले की ओर, पूर्व दिशा में उसे छोटे की संपत्ति दबी है। सबसे छोटे की संपत्ति पश्चिम दिशा वाले खंबे के नीचे दबी है। सेठ मुकुंद दास। वसीयत पढ़कर उन्होंने मुकुंद दास के बेटे जगदीश से पूछा, क्या तुम लोगों ने अपने आंगन में स्थित चारों खंभों के लिए खोद कर अपने चारों घड़े नहीं निकाले? जी महाराज। तो उन घड़ों में खोलने पर तुम्हें क्या मिला? महाराज, मेरे घड़े में तो पशु की हड्डियां और चमड़ा भरा हुआ था। क्या? हाँ महाराज, मेरे से छोटे गोविंद के घड़े में धूल मट्टी और उसमें उससे छोटे श्याम के घड़े में रंग बिरंगे कपड़े कतरे भरी हुई थी। और सबसे छोटे भाई राघव के घड़े में क्या निकला तो तूने बताया ही नहीं। महाराज, उसके घड़े में हीरे जवाहरात और कीमती स्वर्ण मुद्राएं और पुस्तकें थी। हम यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि हमारे पिता ने हम तीनों भाइयों के साथ इतना पक्षपात क्यों किया। प्रीत सिंह सोच में पड़ गए। तब गोविंद ने आगे बढ़कर उनसे कहा, महाराज, आप बुद्धिमान हैं, आप ही तीनों भाइयों का न्याय कीजिए। बड़ा विचित्र मामला है, इसका न्याय हम किस प्रकार करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ सोचकर उसने चारों भाइयों से कहा, तुम चारों कल दरबार में आना, हम तुम्हारा बंटवारा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। उस शाम राजा प्रीत सिंह राजमहल में वापस लौट सोच में डूब गए। सेठ मुकुंदास के चारों पुत्रों का बंटवारा किस प्रकार होगा? बड़ी विचित्र वसीयत करके ने मुकुंददास को क्या भला क्या सूझी। वे उदास अपने कक्ष में लेटे होते, तभी कनक सुंदरी और जयसिंह उसके कक्ष में प्रवेश किया। क्या बात है पिताजी महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? जयसिंह, आज दरबार में एक विचित्र प्रकार का मामला आया है जिससे हमें न्याय करना है। हम समझ में नहीं आ रहा है कि मामले का फैसला किस प्रकार करेंगे। तब प्रीत सिंह ने जयसिंह को मुकुंद दास की विचित्र वसीयत के बारे में बताया। सारी बात जानकर, यह तो सचमुच विचित्र मामला है। तब जयसिंह, अगर हम कल उचित प्रकार से इस मामले का फैसला नहीं कर सके तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। कनक सुंदरी
अभी तक चुप बैठी थी। कुछ सोचकर उसने प्रीत सिंह से कहा, पिताजी महाराज, आप तो व्यर्थ में घबरा रहे हैं। इस मामला तो बिल्कुल सीधा साधा है। क्या तुम बता सकते हो कि सेठ मुकुंदास के चारों पुत्रों का बंटवारा किस प्रकार होगा? हाँ पिताजी, सेठ मुकुंदास ने जिस प्रकार वसीयत लिखी है उसमें गूढ़ अर्थ छिपाया हुआ है। मैं उस गूढ़ अर्थ को आपको बताती हूँ। तब कनक सुंदरी ने प्रीत सिंह को गूढ़ अर्थ वाले बातों का अर्थ समझाया। कनक सुंदरी की बात सुनकर, बेटी कनक सुंदरी, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। जिस प्रकार सरलता से उस इस उलझे हुए मामले को सुलझाया है, यह देखकर हम दंग हैं। हम तुम्हारे बारे में अ- अनु तुम्हारे बताए अनुसार कल दरबार में चारों भाइयों का बंटवारा करेंगे। सचमुच कनक सुंदरी, तुम तो कुशल बुद्धि वाली हो। अपनी प्रशंसा सुनकर कनक सुंदरी ने नजरें झुका ली। दूसरे दिन दरबार में सेठ मुकुंदास के चारों पुत्र दरबार में उपस्थित हुए। राजा प्रीत सिंह ने सेठ के पुत्र गोविंद से कहा, तुम्हारे पिता का क्या व्यापार करते थे? हमारे पिता कई तरह के व्यापार थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनका व्यापार फैले हैं। क्या वे जमीन का व्यापार भी करते थे? हाँ, हमारा जमीन में बहुत बड़ा व्यापार था। उनकी जमीनों कुल आमदनी तो लाखों करोड़ों में होगी। जी महाराज। तो जाओ, अपनी जमीनों को जाकर देखो और अपनी जमीनों की संपत्ति का पता लगाओ। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे घड़े में धूल मिट्टी भरकर दर्शाया है कि वह अपनी सारी जमीनें तुम्हें दे गए हैं। अच्छा महाराज। गोविंद प्रशंसा से हाथ जोड़कर एक और खड़ा हो गया। तब प्रीत सिंह ने जगदीश से पूछा, क्या आपके पिता पशुओं का भी व्यापार करते थे? जी महाराज, जहाँ भी कहीं उन्हें अच्छे पशु मिलते, वे खरीद कर अच्छे दामों पर बेचते थे। मैं समझता हूँ यह संपत्ति भी लाखों में होनी ही चाहिए महाराज। तो जाओ, जाकर पता लगाओ कि आपके पिता पशुधन का अधिकार आपको सौंप कर गए हैं। और जगदीश प्रशंसा में डूबा हाथ जोड़कर एक और खड़ा हो गया। तब प्रीत सिंह ने तीसरे भाई श्याम से पूछा, क्या आपके पिता रेशम के व्यापार करते थे? जी महाराज, मेरे पिता बनारस, मुरादाबाद, तिंजौर और काजीवरम आदि से रेशम के पार की व्यापारी थे। उनकी यह संपत्ति कितनी होगी? मेरे अनुसार से यह संपत्ति लाखों में होनी चाहिए। तो तुम जाकर अपने पिता की रेशम के व्यापार संभालो। तुम्हारे घड़े में रेशम के कपड़े के टुकड़े भरकर तुम्हारे पिता ने यही दर्शाया है। जी महाराज। तब उन्हें मुकुंदलाल के छोटे बेटे से कहा, राघव, चूंकि तुम अभी नाबालिग हो और विद्या अध्ययन कर रहे हो, इसलिए जब तक तुम विद्या अध्ययन करते हो अपने पैरों पर खड़े न हो जाओ, तब तक तुम्हारे भरण पोषण के लिए तुम्हारे पिताजी ने घड़े में धन और हीरे जवाहरात भरे हैं। जाओ, विद्या अध्ययन करो और अपने पिता द्वारा दी पुस्तकों को पढ़ो। जी महाराज। राजा के न्याय देखकर सब लोग वाह वाह कर उठे। जगदीश ने हाथ जोड़कर प्रीत सिंह से कहा, महाराज, आपने हमारा उचित न्याय करके हमें आपस में झगड़ा करने से बचा लिया। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। तुम लोग अपने पिता की वासियत ठीक ठीक ही लिखी थी। अपने लंबे फैल फैले हुए तरह तरह के व्यापार संपत्ति को तुम्हारे पिताजी समझदारी से सूझबूझ से तुम चारों में बांटा, वह प्रशंसा के योग्य है। जाओ, उसकी वसीयत के अनुसार बंटवारा करके प्रशंसा पूर्वक करो। प्रीत सिंह खुशी खुशी राजमहल लौटे। बेटी कनक सुंदरी, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने उन चारों भाइयों का न्याय किया। हमारा फैसला सुनकर सभी लोग वाह वाह कर उठे। आज इस बात को मानते हैं कि हम तुम्हें पुत्रवधु बनाकर कोई भूल नहीं की। इस प्रकार राजा प्रीत सिंह और युवराज जयसिंह कनक सुंदरी की बुद्धि का लोहा मान गए। धीरे धीरे 5 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजा प्रीत सिंह लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। पिताजी महाराज हमें छोड़कर चले गए। पिताजी। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रीत सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। और दूसरे दिन राजा जयसिंह का राज्याभिषेक कर दिया गया।
हम शपथ लेते हैं कि अपने स्वर्गीय पिता महाराज की तरह हम भी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखेंगे। राजा जयसिंह अमर रहे। राजा जयसिंह सुचारू रूप से राजकीय कार्य चलाने लगे। एक रात्रि जब अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, अर्धरात्रि बीत चुकी है, पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, तभी अरे यह छाया कौन है। कनक सुंदरी ने बेचैनी से करवट बदल कर देखा। दूसरे क्षण, कौन हो तुम? कनक सुंदरी की आवाज़ सुनकर छाया छिटक गई। उसने कनक सुंदरी से कहा, मैं अहंकार हूँ और राजा जयसिंह के शरीर में प्रवेश करने जा रहा हूँ, लेकिन क्यों? अहंकार के बिना राजा कैसा? जयसिंह जब से राजा बन गए, इसलिए अब मुझे उसके मस्तिष्क में प्रवेश करना ही पड़ेगा। तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक लो। अहंकार की इस समय तुम अपने मद में चूर हो, इसलिए इस समय तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर इतना जरूर कहती हूँ कि एक दिन तुम्हें अपने मुंह की खाकर राजा जयसिंह के मस्तिष्क से निकलना पड़ेगा। हाँ हाँ, तब की तब देखी जाएगी। और कहकर छाया आगे बढ़ी और धीरे धीरे सोते हुए जयसिंह के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। दूसरे दिन जब राजा जयसिंह सोकर उठा, महाराज सूर्य का प्रकाश किस प्रकार अपनी किरणें बिखेर रहा है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा यश चारों ओर फैला हुआ है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा महारानी? ओह महाराज, बुरा न माने, पृथ्वी पर शूरवीर से खाली नहीं है। आप वीर और प्रतापी हैं, लेकिन आपका यह इसका यह मतलब नहीं कि पृथ्वी और कोई वीर और प्रतापी नहीं है। आप से बढ़कर शूरवीर राजा भी अवश्य होंगे। यह सुनकर जयसिंह क्रोध से भर गया। किसी तरह क्रोध को काबू कर कनक सुंदरी से बोला, तुम्हारे विचार में सबसे अधिक वीर प्रतापी व बुद्धिमानी राजा कौन सा है? मेरे पिताजी महाराज क्रिकेट देव अक्सर पूर्व में कालगढ़ के राजा भानु प्रताप की वीरता और बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हैं। अत्यंत धनवान है। जिस तलवार से वह लड़ता है वह मौत बनकर रण क्षेत्र में लहराती है। मेरे विचार से वही पृथ्वी के सबसे अधिक वीर और समृद्धशाली राजा है। महारानी, ऐसा कहकर तुमने हमारा अपमान किया है। इस हम प्रण लेते हैं जब तक तुम्हारी बात का मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, आसपास के सभी राज्यों को जीतकर हम चक्रवर्ती सम्राट बनकर दिखाएंगे और साथ में राजा भानु प्रताप को हराकर तुम्हारे विश्वास को चकनाचूर करेंगे। महाराज, मैं जानती हूँ कि आपके अंदर अहंकार आ गया है। इसी अहंकार के कारण आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और उसी अहंकार के कारण आप चक्रवर्ती सम्राट बनने की तृष्णा जाग उठी है। यह तृष्णा ठीक नहीं। किसी वस्तु की तृष्णा करना कोई बुरी बात नहीं। महाराज, आपके पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, उसके अलावा तृष्णा उचित नहीं। कृपया अपना विचार त्याग दीजिए। महारानी, हमने एक बार जो कह दिया। तुमने हमें ललकार हमारे हृदय में चक्रवर्ती सम्राट बनने की तृष्णा जागृत दी, अब वह मिटेगी नहीं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मैं आपकी तृष्णा की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कृपा करके उसे ध्यान से सुनिए, उसे मनन कीजिए। मैं समझती हूँ कहानी सुनने के पश्चात आप अपने विचार बदल जाएंगे। जरा हम भी तो सुने, तुम हमें कौन सी कहानी सुनाने जा रही हो? तो सुनिए राजा। बहुत समय पहले की बात है। कौशलपुर राज्य में मनसुख नाम का एक नाई रहता था। वह कौशलपुर राज्य के कौशलेंद्र राज के नाई था। राजा अच्छी वेतन देता, तब पर भी मन में चैन नहीं था। वह हमेशा सोचता, काश मेरे पास खूब धन होता, जब मैं अपनी पत्नी फुलवा को अच्छे अच्छे गहने बनवा कर देता, खूब मीठे ठाठ बाट से जीवन व्यतीत करता। यह सोच सोच हर माह पैसे बचाता रहा। एक दिन बाजार में जाकर फुलवा को सोने का हार ले आया। हार पहनकर वह, मैं कैसे लग रही हूँ? अब तुम किसी धनी परिवार की महिला लग रही हो। काश कुछ और गहने तुम्हारे पास होते तो मजा आ जाता। तब मन सुखी सी बात पर विचार में रहने लगा। सोना और गहने किस प्रकार इकट्ठे किए जाएं। कोई ऐसी जुगत भिड़ानी चाहिए जिससे फटाफट माला माल हो जाऊं।
एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। हे भगवान, कहीं मुझे वह ढेर सारा सोना मिल जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। वह सोचता हुआ जा रहा था कि हा हा हा, कौन हो तुम? मैं इस जंगल का रहने वाला मुद्रा राक्षस हूँ। क्या तुम्हें सोना चाहिए? क्या तुम मुझे सोना दे सकते हो? क्यों नहीं, आज अपने घर जाकर भीतर वाली कोठरी में देखना, तुम्हें सोने की 5 घड़े मिलेंगे। इतना कहकर मुद्रा राक्षस अंतर्ध्यान हो गया। मनसुख नाई दौड़ा दौड़ा घर आया। क्या बात है, आज तुम किस प्रकार आप क्यों रहे हो? दौड़ लगाकर घर तक आए हो क्या? फुलवा, जरा मेरे साथ भीतर वाली कोठरी में चलना। दोनों भीतर वाली कोठरी में पहुंचे। अरे, ये 5 घड़ी कहाँ से आए? मैंने तो कोठरी में कभी कोई घड़े नहीं रखे। लगता है मुद्रा राक्षस ने सच कहा है, मुझे ये घड़े खोल कर देखने चाहिए। मनसुख ने पहला घड़ा खोला तो वह हर्षित हो उठा। इसमें तो सचमुच सोना भरा हुआ है। प्रशंसा में डूबा मनसुख ने तीन तीन घड़े और भी सोना भरा था। लेकिन जैसे ही 5वां घड़ा खुला, अरे यह क्या है? यह तो आधा खाली है। अगर यह घड़ा भी पूरा भरा होता तो कितना अच्छा रहता। पर कोई बात नहीं, मैं किसी न किसी तरह इस घड़े को पूरा भर के रहूंगा। फुलवा बार बार पूछने पर भी उसे बताया नहीं। मुद्रा राक्षस ने 5 घड़े दिए हैं। दूसरे दिन फुलवा के गहने लेकर सुनार के पास पहुंचा। भाई, इन आभूषणों को गलाकर सोने की मुद्रा में परिवर्तन कर दो। ठीक है, अभी किए देता हूँ। सुनार ने गहने गलाकर सोने के आभूषण बना मुद्राओं में बदल दिए। स्वर्ण मुद्रा को लेकर मनसुख तेजी से अपने घर आया और उसने 5वें घड़े में मुद्राओं को डाला। अरे, यह तो अभी भी नहीं भरा। अब मनसुख पहले से ज्यादा कंजूस हो गया था। वो जो भी घड़े में धन डालता, घड़ा पहले जैसा खाली रहा। यह देख मनसुख को चिंता बढ़ गई और हर तरफ चिंता में देखकर एक दिन राजा कैलाश चंद्र ने पूछा, मनसुख, क्या बात है? तुम इन दिनों कुछ परेशान से रहते हो। महाराज, मुझे रुपयों की बड़ी किल्लत रहती है। तुम्हें हम पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारा वेतन बढ़ा देते। राजा कैलाश चंद्र ने उसी दिन मनसुख का वेतन में बढ़ोतरी कर दी। कई दिन बीते, मनसुख अब भी परेशान रहा। मनसुख, तुम वेतन बढ़ा दिया पर चिंता में डूबे रहने, इसका कारण क्या है? कुछ नहीं महाराज। सोचकर कैलाश चंद्र ने मनसुख से कहा, मनसुख, कहीं तुम मुद्रा राक्षस के 5 घड़े तो नहीं दिए? हाँ महाराज। 5वां घड़ा हमेशा खाली रहता होगा? हाँ महाराज। लेकिन आपको कैसे पता चला? मनसुख, बहुत दिन पहले मैं जंगल से गुजर रहा था तो मुझे भी मुद्रा राक्षस ऐसे ही 5 घड़े दिए थे। 4 घड़े सोना था, 5वां घड़ा खाली था। तब आपने क्या किया? मैंने 5वें घड़ा को भरने के लिए अपना आधा खजाना खाली कर दिया। घड़ा वैसे ही का वैसा खाली रहा। जब मैंने राजगुरु विद्याचंद्र जी से इस रहस्य को पूछा तो उन्होंने बताया कि 5वां घड़ा तृष्णा का प्रतीक है। जैसे इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वैसे ही 5वां घड़ा भी खाली रहता है। यह राजगुरु ने के कहने पर जंगल में गया और मुद्रा राक्षस को 5 घड़े वापस कर दिए, लौटा दिए। महाराज, यदि आपने आधे घड़े खजाने की तृष्णा रूपी 5वां घड़ा नहीं भरा तो मेरी क्या मिसाल, मैं मुद्रा राक्षस के उस घड़े को लौटा दे दूंगा। मनसुख उसी समय मुद्रा राक्षस के पास गया, 5 घड़े उसे लौटा दिए। उसने अपनी चिंताएं मिट गई और प्रशंसापूर्वक जीवन यापन करने लगा। राजा जयसिंह की इतनी लंबी कहानी सुनने के पश्चात कनक सुंदरी ने आगे कहा, महाराज, मनसुख की तरह आपका मन भी अपने यश प्राप्त करने के लिए तृष्णा जाग उठी है। इंसान की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, वह बढ़ती ही रहती है। इसलिए आपको मेरा कहना मानिए कि निरपराध राजाओं पर हमला करके चक्रवर्ती सम्राट बनने का ख्याल त्याग दीजिए। यह कहकर कनक सुंदरी, मैं तुम्हारी इन बुद्धली नहीं समझता था। तुम बहुत वीर और साहसी नारी थी। महाराज, वह तो अब भी हूँ। मैं हर चीज का प्रदर्शन एक उचित समय पर होता है। तुम कुछ भी कहो कनक सुंदरी, तुम्हारी कहानी सुनकर
भी मेरे विचार त्यागने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। सबसे पहले कालगढ़ के राजा भानु प्रताप पर हमला करने उसे हराऊंगा, उसकी प्रशंसा बहुत कर रही थी। महाराज, समझाना मेरा फर्ज था। आगे जैसी आपकी मर्जी, आपके लिए उचित लगे वही कीजिए। कनक सुंदरी उसी दिन वहां से चली गई और मन ही मन सोच रही थी, अहंकार, इस समय तो तूने राजा जयसिंह पर अब विजय पा ली। मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि राजा भानु प्रताप से मिलने के पश्चात जयसिंह के मस्तिष्क से तुझे निकालना ही पड़ेगा। जिसने भी सुना राजा जयसिंह राजा भानु प्रताप से युद्ध करने जा रहा है, वह हक्का बक्का रह गया। महाराज को अचानक यह क्या सूझी? राजा भानु प्रताप से हमारी कोई शत्रुता भी नहीं। अगले दिन अपनी विशाल सेना लेकर राजा जयसिंह पूर्व दिशा में और चल पड़ा। भगवान मेरे प्रति की उचित राह दिखाना। रास्ते में छोटे मोटे राजा थे, जयसिंह उन्हें पराजित करके आगे बढ़ता चला गया। राजा जयसिंह, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। और बहुत से राजाओं ने अपनी विशाल सेना देखकर बिना लड़े उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। हारे हुए राजा की सेना जयसिंह की सेना में शामिल होती चली गई। अब देखता हूँ राजा भानु प्रताप मुझसे कैसे जीत पाता है। कई दिनों के पश्चात राजा जयसिंह विशाल सेना कालगढ़ पहुंची। सैनिकों, राज्य के चारों ओर से घेर लो। जयसिंह के आदेश का तुरंत पालन किया। तुरंत भयंकर युद्ध हुआ। राजा भानु प्रताप के गुप्तचरों ने उन्हें पहले ही जयसिंह के आक्रमण की सूचना दे दी थी, इसलिए भानु प्रताप समय से पहले ही सेना संगठित कर लिया था। इसलिए जयसिंह सेना एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी और दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। मर गया। कई दिन तक लगातार भीषण युद्ध होता रहा, पर जयसिंह की सेना युद्ध में विजय हासिल नहीं कर सकी। भानु प्रताप की सेना अडिग चट्टान की तरह खड़ी थी। महाराज, युद्ध हमारे हजारों सैनिक प्रतिदिन आहत होते हैं, फिर भी फतेह नहीं के आसार नजर नहीं आ रही। सेनापति, तुम्हारे शब्दों पर निराशा की बू आ रही है। युद्ध लड़ना कायरों के बस की बात नहीं, इसलिए युद्ध से डर गए हो तो लौट जाओ। केवल बहादुर सैनिक ही मेरे साथ रह सकते हैं। जयसिंह की ओजपूर्ण बातें सुनकर सैनिकों में नया जोश भर आया। नहीं महाराज, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हम कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध भूमि में दुश्मनों की वीरता से सामना करेंगे। और अगले दिन घमासान युद्ध हुआ। संध्या होने तक युद्ध होता रहा, मगर कोई हार मानने को तैयार नहीं था। जब राजा जब रात को राजा जयसिंह के सैनिक थके हारे अपने शिविरों में आराम कर रहे थे, राजा भानु प्रताप सेनाओं ने उन पर धावा बोल दिया। ओ, अचानक यह क्या मुसीबत आ गई सिर पर? अचानक राजा जयसिंह समेत सभी को बंदी बना लिया। महाराज जयसिंह, अब भी आप अपनी हार मानने को तैयार नहीं? नहीं, तुमने हमें धोखे से बंदी बनाया है, हम नाराज हैं। युद्ध में सब कुछ जायज होता है महाराज, फिर भी हम तुमसे हार मानने को तैयार नहीं है। तो ठीक है, आप और हमारी समस्त सेना हमारी कैद में रहेंगी। इतना कहकर भानु प्रताप वहां से चले गए। राजा जयसिंह अपने सैनिकों को अपने शिविरों में बंदी बनाकर रह गए। भानु प्रताप के सैनिक उसकी चौकसी कर रहे थे। ओह, यह क्या हुआ? हमारी महारानी कनक सुंदरी को क्या मुंह दिखाएंगे? उसने हार माननी पड़ेगी। कालगढ़ के राजा जयसिंह उसकी सेना के प्रति सुबह भोजन बनाकर आने लगा। महाराज, भोजन कीजिए। इस प्रकार 15 दिन व्यतीत हो गए। 16वें दिन राजा भानु प्रताप जयसिंह के पास आए। राजा जयसिंह, मैं आपसे कुछ परामर्श करना आया हूँ। कैसा परामर्श? जयसिंह जी, 15 दिन से लगातार आपने विशाल सेना भोजन करा के सारा राज्य की खाद्य सामग्री बहुत कम हो गई और यह संकोच हो रहा है कि अब आपको और अपनी सेना को कैसी अतिथि सेवा की जाए। केवल एक ही रास्ता रह गया है। यदि आप मुट्ठी अन्न लेंगे तो आप 2 मुट्ठी अन्न इस समय
तक मिलेगा जब तक हमारे राज्य में अन्न रहेगा, आगे ईश्वर मालिक। यह सुनकर रानी कनक सुंदरी के कथन सत्य था। राजा भानु प्रताप हर हालत में मुझसे ज्यादा वीर व बुद्धिमान है, इससे कैदी हुए हूँ, फिर भी इसे हमारा कितना ख्याल है। यह सोचकर जय सिंह सिर लज्जा से झुक गया। राजा भानु प्रताप, आप वास्तव में श्रेष्ठ हैं। अकारण युद्ध करने हमने आपकी प्रजा को संकट में डाल दिया, हमें क्षमा कर दीजिए। हम इसी समय आपसे सम्मुख अपनी हार स्वीकार करते हैं। राजा जयसिंह, अगर आप अब भी चाहें तो युद्ध पुनः जारी रख सकते हैं। वैसे युद्ध हमने शुरू नहीं किया था, युद्ध पीछे पीछे हटना हमने सीखा नहीं है। भानु प्रताप जी भानु प्रताप जी, हमें ज़्यादा शर्मिंदा न कीजिए, हमें अपनी मूर्खता पर खेद है। आपकी सहजता हमारा अहंकार चूर चूर कर दिया। और भानु प्रताप के आदेश पर जयसिंह की बेड़ियां खोल दी। राजा जयसिंह चतुरता भूलकर अब मित्र बन गए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी सेना के कुछ दिन हमारे राज्य में रुककर हमारे अतिथि स्वीकार करें, हमें इसमें कोई इतराज नहीं। और राजा जयसिंह अपने सैनिकों के विशेष आदर सहित कालदेव में ठहरा गया। उधर अहंकार महारानी कनक सुंदरी के ने प्रीतनगर में ही कहा, महारानी, आपकी चतुराई के आगे मैं हार गया। न आप राजा जयसिंह को राजा भानुमंत से लड़ने भेजती और न ही राजा जयसिंह मेरा त्याग करके आप जीत गई, मैं हार गया। अहंकार, मुझे खुशी है तुमने जल्दी ही हार मान ली। अब भूल कर भी दोबारा प्रीतनगर में आने की ओर न आना। इतना कहकर सुनते ही अहंकार अदृश्य हो गया। उधर 5 दिन राजा भानु प्रताप की अतिथि में गुजारने के पश्चात, राजा भानु प्रताप जी, हमें आज्ञा दीजिए, हम आपके राज्य से वापस लौटना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा जय सिंह जी। और भानु प्रताप ने सम्मान के साथ राजा जय सिंह की सेना को विदा किया। प्रीतनगर में पहुंचकर महारानी कनक सुंदरी, तुम्हारी बात सच निकली। राजा भानु प्रताप इस पृथ्वी पर सबसे अधिक वीर और बुद्धिमान है, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। महाराज, मुझे खुशी है कि आपने अपनी गलती का एहसास हो गया, सिर धो गया। इसके बाद दादा जयसिंह ध्यानपूर्वक और समझदारी के साथ अपने राज्य चलाने लगे। उसकी प्रगति देखकर रानी कनक सुंदरी अत्यंत प्रसन्न थी। समाप्त दोस्तों।